स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड टेक्स ए टर्न इफ R1 and R2 with the reactions on the inner and outer wheels respectively, then इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। तो जैसे देखिए, अगर कोई भी कार है और वो किसी ऐसे सर्कुलर टर्निंग से क्रॉस करता है, तो इस पे जो जो फोर्सेस यहाँ पे लगेगा उसमें से एक होगा फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा होगा इस कार का वेट। तीसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन जो टायर्स और रोड के बीच में लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और एक होगा सेंट्रीफ्यूगल, mv² बाय r। तो ये चार फोर्स जो है यहाँ पे लगेगा। तो इन चारों फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा और कितना कितना लगेगा वो पहले हम लोग दिखा लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर R1 ज़्यादा है या R2 ज़्यादा है, या दोनों बराबर है, या फिर कैसा कंडीशन यहाँ पे बन रहा है। तो पहला कंडीशन बना लेते हैं कि जैसे सपोज करो कि ऐसा टर्निंग है ऐसे, और ये है कार। इसके टायर्स होंगे एक इनर, मतलब इस तरफ वाले, और एक टायर इधर वाले, आउटर टायर्स। ठीक है, चार टायर है तो आउटर टायर्स ये वाला हो गया, है ना। ये आउटर टायर्स हो गया, ये बाहर वाला, और इधर जो है ये इनर टायर्स हो गया है। तो जो इनर टायर्स है उस पर रिएक्शन फोर्स किधर लगे, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ऊपर ऐसे। तो ये है R1। और जो आउटर टायर्स है इस पर जो रिएक्शन फोर्स है वो है R2। फ्रिक्शन लगेगा टुवर्ड्स दी सेंटर, सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। और ये जो फ्रिक्शन जो लगता है, ये फ्रिक्शन लगता है टायर्स के बीच में और रोड्स के बीच में। मीन्स ये जो टायर्स हैं इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है ऐसे, मतलब ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन लगता है। वेट तो इसका डाउनवर्ड जो अर्थ का सेंटर है उसके तरफ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे। और mv² बाय r भी उसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। तो ये सारा फोर्स हमने यहाँ पर दिखा दिया है। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि अगर हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम चाहते हैं, कैसा इक्विलिब्रियम, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर हम यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम चाहते हैं तो जो भी नेट टॉर्क होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो अब ये जो नेट टॉर्क है ये जीरो होगा जब सारे फोर्स के द्वारा लगाया गया टॉर्क इक्वल एंड ऑपोजिट होकर के टोटल जीरो हो जाए। तो हम यहाँ पर टॉर्क ले लेते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, बट सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेने से फायदा होगा। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो देखो सेंटर ऑफ मास ये है, और इसके अबाउट अगर हम टॉर्क लिखेंगे तो ये mv² बाय r टॉर्क नहीं देगा, mg टॉर्क नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है। तो इनका तो कोई टॉर्क होगा नहीं। फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, बल्कि फ्रिक्शन ग्राउंड और टायर्स के बीच में है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क हम लिख सकते हैं। R1 R2 भी सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, तो इसका भी हम टॉर्क लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो फ्रिक्शन है वो कार को कुछ ऐसे पलटना चाहता है। R1 जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो कार को ऐसे पलटना चाहता है। और R2 जो है सेंटर ऑफ मास से उस तरफ है, मतलब वो कार को ऐसे पलटना चाहता है। तो अगर हमारा टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन और टॉर्क ड्यू टू R1 इक्वल नहीं है टॉर्क ड्यू टू R2 के, तो ये कार पलट जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये और ये जुड़ेगा तब जा करके इसके बराबर होगा। दैट मीन्स कि R1 इज लेस देन R2। समझ गए। तो रिएक्शन फोर्स ऑफ R1 इज लेस देन रिएक्शन फोर्स ऑफ R2। इस तरह से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रिक्शन का टॉर्क और R1 का टॉर्क ये दोनों ऐड हो रहा है तब जा करके R2 का टॉर्क मिल रहा है। दैट मीन्स कि R2 का फोर्स अधिक है R1 से, R2 का फोर्स अधिक है फ्रिक्शन से, क्योंकि इन दोनों का एडिशन दे रहा है R2। इस वजह से R1 विल बी लेस देन R2। और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। थैंक यू।